We have studied law of chemical combination in our previous video. In this video, we will gonna study about the explanation of that law of chemical combination. तो होना क्या था स्टूडेंट कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को एक सुटेबल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत थी. तो होना क्या था आगे जॉन डाल्टन साहब इन्होंने क्या किया कि इनके ज़माने तक जितनी भी एटम से रिलेटेड या मैटर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी अवेलेबल थी इन्होंने सबको कंबाइन करके दुनिया के सामने खुद की एक एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट कर दी जिसे हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. इनकी थ्योरी बेसिकली एक्सप्लेन करेगी कि एटम और नेचर और मैटर के नेचर होते क्या हैं. See, British chemist John Dalton provided the basic theory about the nature of matter in 1808, called as Dalton's atomic theory. This theory was based on the law of chemical combination. Basically, इनके theory में student 6 postulate थे. 6 postulate मतलब 6 assumption थे. मतलब कि assumption से आप मान लो कि ऐसा मान लिया गया था कि एटम और नेचर के ऐसे एटम और मैटर के ऐसे नेचर हो सकते हैं. मतलब ये इस टाइप से बिहेव करेंगे. ओके, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6 पोस्टुलेट के बारे में, उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे. प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना. सी स्टूडेंट, फर्स्ट पोस्टुलेट उनका ये था, उन्होंने कहा कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. मतलब दुनिया में जितनी भी चीज़ें मैटर की बनी है एक्सेप्ट साउंड एंड लाइट, तो जितनी भी चीज़ें मैटर की बनी हैं वो एटम की बनी होंगी. वाई? बिकॉज मैटर खुद एटम का बना है. मैटर एक टाइनी पार्टिकल एटम से बना है. ओके, सेकंड पोस्टुलेट उन्होंने ये बोला कि एटम्स आर इनडिविजिबल. एटम इनडिविजिबल है, मतलब मैटर को अगर आप फर्दर डिवाइड करते जाओ एक सर्टन स्टेज पर आप पहुंचोगे जो मैटर को फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे, और उस पार्टिकल का नाम इन्होंने एटम दे दिया. मतलब एटम्स आर इनडिविजिबल, जिसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं. सी, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. क्या इस पोस्टुलेट को देख करके कुछ अपने माइंड पर डबल थॉट दो स्टूडेंट. क्या ये पोस्टुलेट हम पहले पढ़ चुके हैं? तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने तो यही पढ़ा था कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना. तो सेकंड पोस्टुलेट जो डाल्टन साहब का था ये बेसिकली एक्सप्लेन करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. तो जॉन डाल्टन साहब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से एग्री करते थे. उन्होंने भी बोला कि मास इज कंजर्व इन एनी केमिकल रिएक्शन. दुनिया की जितनी भी तमाम केमिकल रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट, उसमें मास कंजर्व होगा. मतलब कि उस केमिकल रिएक्शन में आपने जितने भी इंग्रेडिएंट लिए हैं, मतलब जो रिएक्टेंट आपने लिए हैं, सपोज कर लो आपने कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, ओके, और आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो कार्बन और ऑक्सीजन को जो ऐड करोगे, इनको ऐड करने से जो मास आएगा एटम का, वही मास इक्वल होगा आपके जो रिएक्शन हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, उनके मास से बिल्कुल इक्वल होगा, बैलेंस होगा. मतलब मास कंजर्व है. ओके, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं. कोल तो आपने देख रखी है स्टूडेंट, जिसे हम बोलते हैं कोयला, है ना. कोल क्या है? कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन. आपने स्टैंडर्ड 8 की केमिस्ट्री में पढ़ा है, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में. कोल इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है. तो चलो मैं क्या करती हूँ, एक कोयले को बर्न कर देती हूँ, जला देती हूँ, ठीक है. तो कोयले में कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है. कार्बन बर्न हो गया. अब देखो दुनिया में जितनी भी चीज़ें बर्न होगी वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होंगी. मतलब अगर एटमॉस्फेयर में उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो चीज़ जलेंगे ही नहीं, बर्न ही नहीं होंगी, ठीक है. ये भी आपने पढ़ा है क्लास 8 की केमिस्ट्री में, कंबशन चैप्टर में. ओके, सी, तो कोल को हमने बर्न कर दिया, ठीक है. कोल का सपोज कर लो 20 ग्राम वेट था, ठीक है. ऑक्सीजन का सपोज कर लो 30 ग्राम वेट था. सपोज करने में क्या जाता है, ठीक है, हो गया. तो रिएक्शन से पहले इन दोनों का जो मास है उसे हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है. 30 + 20 50 ग्राम, ठीक है. हमने क्या देखा, जब हमने रिएक्शन कराया, मतलब जब हमने कोयले को जला दिया, मतलब कार्बन का जब ऑक्सीजन से कंबशन हुआ, मतलब रिएक्शन हुआ, तो एक नया प्रोडक्ट मिला, हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो हमने देखा कि रिएक्शन के बाद उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो वेट है वो भी 50 ग्राम ही रहा. ऐसा नहीं रहा कि रिएक्शन के बाद जो हमने रिएक्टेंट लिए थे, ठीक है, मतलब जो हमने सामग्री ली थी, जो हमने इंग्रेडिएंट लिया था, जिसे हम LHS साइट पे लिखते हैं, क्लास 10th में आप पढ़ेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट. ओके,
तो इनका भी वेट 50 है, रिएक्शन के बाद भी वेट 50 ही रहा, मतलब वेट कंजर्व रहा, मतलब मास इज कंजर्व्ड। ठीक है, कंजर्व मतलब ऐसा नहीं हुआ कि रिएक्शन के बाद मास बढ़ गया 60 ग्राम हो गया, या रिएक्शन के पहले मास 40 था और रिएक्शन के बाद मास 70 हो गया, ऐसा नहीं रहा। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS ही रहा स्टूडेंट। जितना मास, जितना वजन इंग्रेडिएंट का मतलब रिएक्टेंट का रिएक्शन से पहले था, उतना ही वजन रिएक्शन के बाद रहा। ठीक है, मतलब मास कंजर्व हो गया, मतलब मास का कोई एडिशन नहीं हुआ, ना सब्ट्रैक्शन हुआ। ये लॉ हमें यही कहता है स्टूडेंट कि मास इज कंजर्व्ड। मास मतलब मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, मतलब एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। हाउ? ऐसा क्यों कि मास कंजर्व रहा, ऐसा क्यों कि इसका वजन और इसका वजन सेम ही रहा? ऐसा इसलिए हुआ स्टूडेंट क्योंकि रिएक्शन के पहले ये कार्बन था। कार्बन किस फॉर्म में था? कार्बन था सॉलिड के फॉर्म में। ठीक है, रिएक्शन के बाद कार्बन बन गया गैसियस फॉर्म में, मतलब कार्बन का सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ स्टूडेंट, सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ। ठीक है, इसका वेट चेंज नहीं हुआ, इसका वजन चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इसका फॉर्म चेंज हुआ। मतलब कार्बन के एटम उठ करके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे। तो जब कार्बन के एटम उठेंगे, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे, है ना। मतलब कार्बन के एटम का या ऑक्सीजन के एटम का सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ, मतलब ये यहाँ से उठ करके यहाँ चले गए, ये यहाँ से उठ करके यहाँ चले गए, कंबाइन हो गए। ठीक है, मतलब देयर इज ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, सिर्फ एटम का रीअरेंजमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि मैटर तो एटम से बना है। ठीक है, तो मतलब कि एटम का कोई लॉस नहीं हुआ, एटम घटे नहीं, या रिएक्शन के बाद एटम बढ़े नहीं, नंबर ऑफ एटम सेम रहे, इक्वल रहे, रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद। बस हुआ क्या कि एटम उठ करके अपने जगह से दूसरे जगह पे जाकर के चले गए, बस यही हुआ स्टूडेंट। अगर आपको इस डिटेल से समझना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दी है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड की, आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस करें। थर्ड पोस्टुलेट उन्होंने ये बोला स्टूडेंट कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट्स। उन्होंने बोला जो एलिमेंट जो सेम एटम से बने हैं, उस एटम के मास भी सेम होंगे, साइज भी सेम होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे, मतलब कि सारे रिस्पेक्ट में वो आइडेंटिकल होंगे। जैसे आपने आइडेंटिकल ट्विंस को देखा है ना, आईज, नोज, ईयर्स, आईब्रोज, हेयर कलर सब बिल्कुल सेम होता है, कुछ डिफरेंस नहीं होते हैं। तो वैसे ही इन्होंने थर्ड पोस्टुलेट में यही बोला था स्टूडेंट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज कर लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस क्या है? एक एलिमेंट है ना। तो एक ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन एटम की ज़रूरत है। तो एलिमेंट क्या है? ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, सेम टाइप ऑफ एटम से बन रहा है ना। इसे 2 एटम चाहिए। 2 किसके एटम चाहिए? ऑक्सीजन के ही एटम चाहिए। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को बनाने में 2 ऑक्सीजन के ही एटम चाहिए। ठीक है, तो हुआ क्या कि सेम टाइप ऑफ एटम लगे एक एलिमेंट को बनाने के लिए, है ना। तो जो ऑक्सीजन के एटम होंगे स्टूडेंट, वो इसके भी एटम के प्रॉपर्टीज सेम होंगे और इसके भी ऑक्सीजन के एटम के प्रॉपर्टीज सेम होंगे। मतलब मास इसका भी सेम होगा, 16 म्यू होगा, इस एटम का भी ऑक्सीजन का भी मास 16 म्यू होगा, और इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे, मतलब आइडेंटिकल होंगे हर रिस्पेक्ट में। अब वो चाहे साइज हो, वो एटम का साइज सेम हो, वो एटम का वजन सेम हो, मास सेम हो, या उस एटम का केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। ये था इनका थर्ड पोस्टुलेट। चलिए फोर्थ पोस्टुलेट के बारे में जानते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट क्या है? ये अपोजिट है स्टूडेंट थर्ड पोस्टुलेट का। इसमें क्या इन्होंने कहा एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ये रिवर्स है पोस्टुलेट ऑफ थर्ड लॉ, है ना। इन्होंने बोला कि सपोज कर लो जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हाइड्रोजन के एलिमेंट की ज़रूरत है, हाइड्रोजन के एटम की ज़रूरत है, और क्लोरीन के एटम की ज़रूरत है। तो 2 अलग एटम मिल करके एक हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल बनेगा, है ना। तो इन्होंने कहा कि तब तो भाई साहब हाइड्रोजन के एटम के मास भी अलग होगा, क्लोरीन का के भी एटम के मास अलग होंगे, है ना, और क्लोरीन और हाइड्रोजन के एटम के साइज भी अलग होंगे, क्लोरीन के एटम के साइज अलग होंगे, और ये दोनों के हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की प्रॉपर्टीज अलग होगी। मतलब डिफरेंट एलिमेंट से जो एटम कंबाइन होके बनेंगे उनकी सबकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। ऐसा जॉन डाल्टन साहब का मानना था।
ऑल्दो जब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे ड्रॉबैक्स, क्योंकि आगे जब डिस्कवरीज हुई, फर्दर डिस्कवरीज हुई, तो लोगों को ये समझ में आया कि जॉन डाल्टन साहब की जो एटॉमिक थ्योरी थी ना, ये कई हद तक गलत साबित हुई। गलत कौन कौन सी इनकी पोस्टुलेट साबित होगी? फोर्थ पोस्टुलेट साबित होगी गलत, इनकी थर्ड पोस्टुलेट साबित होगी गलत, इनकी सेकंड पोस्टुलेट होगी साबित गलत, जिसमें इन्होंने कहा एटम्स आर इंडिविजिबल, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। तो चलिए स्टूडेंट फिफ्थ पोस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ पोस्टुलेट ये था स्टूडेंट, उन्होंने बोला कि ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन एटम कंबाइन, ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन में एटम कंबाइन होते हैं, ठीक है, और ये कंबाइन होंगे इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। तो चलिए ये फिफ्थ पोस्टुलेट एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक कंपाउंड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपाउंड को बनाने के लिए स्टूडेंट एक कार्बन एटम चाहिए हमें और 2 ऑक्सीजन एटम चाहिए, तब कंबाइन होकर के एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है। सिमिलरली वाटर के कंपाउंड को बनाने के लिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम लगेंगे और ऑक्सीजन के 1 एटम लगेंगे, तभी वाटर जो कंपाउंड है वो बन सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के 1.5 एटम लगेंगे या ऑक्सीजन के 2.5 एटम लगेंगे, ऐसे नहीं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन एटम लगेंगे और ऑक्सीजन के 2 एटम लगेंगे। ऐसा नहीं है कि कार्बन के 1.5 एटम लग गए, ऑक्सीजन के 2.3 एटम लग गए, है ना, ऐसा नहीं है। मतलब कि स्मॉल होल नंबर में लगेंगे। देखो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो क्या हो गया? 1:2 हो गया। कार्बन के 1 एटम लगे, ऑक्सीजन के 2 एटम लगे। सिमिलरली वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम लगे और ऑक्सीजन के 1 एटम लगे, तो इसका रेशियो हो गया 2:1 रेशियो। तो यही बात तो उन्होंने कही कि स्मॉल होल नंबर लगेंगे, ठीक है। स्मॉल होल नंबर है ना, होल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0, है ना। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो 1.5:2 है या वाटर का रेशियो 2.5:1 है, नहीं, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। ऐसा जॉन डाल्टन साहब का मानना था। सिक्स्थ एंड लास्ट पोस्टुलेट ये है स्टूडेंट, उन्होंने बोला था कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। इससे हम क्या समझते हैं? इसका मतलब ये है कि द एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम हैविंग फिक्स्ड मास, वैसा एलिमेंट जिसके एटम के मास फिक्स है, एंड दैट द नंबर, एटम के नंबर भी फिक्स है, एंड काइंड ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड, और उस कंपाउंड के जो एलिमेंट के एटम होंगे वो भी फिक्स्ड होंगे। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लो वाटर, ठीक है, वाटर के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए स्टूडेंट हमें 2 हाइड्रोजन एटम की रिक्वायरमेंट है और 1 ऑक्सीजन एटम की रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर मेरा मन करे कि नहीं, मैं हाइड्रोजन के 2 एटम तो लूँगी, ऑक्सीजन के भी 2 एटम ले लेती हूँ और वाटर बना लेती हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट। ऐसे में होगा क्या कि वाटर का मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, कुछ और ही बन जाएगा। ये बन जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड, लेकिन ये वाटर के मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे। मतलब इन्होंने 6 पोस्टुलेट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन के सेकंड लॉ, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, को एक्सप्लेन किया था। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन तो यही तो कहता है स्टूडेंट कि सपोज कर लो अगर आपको केक बनाना है, ठीक है, तो केक बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी? आपको मैदा चाहिए, आपको क्रीम चाहिए, ओके, है ना। तो मैदा अगर मैं लेती हूँ, उसको एलिमेंट अज्यूम कर लो, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन एटम एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है ना। तो जिस एलिमेंट की ज़रूरत हो, इस एलिमेंट को कितनी मात्रा में लूँ, है ना। जैसे केक में मैदा ले लिया, आइस ले लिया, क्रीम ले लिया, तो ये सब कितनी मात्रा में लूँगी, ठीक है। तो वो मात्रा वाटर के लिए 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए, ऑक्सीजन के लिए 1 ऑक्सीजन एटम चाहिए। तो यही इन्होंने बोला कि एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ एटम हैविंग फिक्स्ड मास, भी फिक्स्ड होगा, नंबर भी फिक्स्ड होगा, मतलब इंग्रेडिएंट भी होने चाहिए फिक्स,
कि वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन ही चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन कितने हाइड्रोजन चाहिए ये भी फिक्स होंगे, 2 हाइड्रोजन चाहिए, और कितने ऑक्सीजन चाहिए ये भी फिक्स होंगे, 1 ऑक्सीजन चाहिए। बस यही था स्टूडेंट इनके 6 पोस्टुलेट। इस 6 पोस्टुलेट में इन्होंने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को। ये था एक्सप्लेनेशन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इनके ड्रॉबैक्स। आगे फर्दर डिस्कवरीज हुई, लोगों को पता चला कि जॉन डाल्टन साहब के बहुत सारे पोस्टुलेट गलत साबित हो रहे हैं। ओके, टिल देन स्टे सेफ, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।